हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट इंट्रोडक्शन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे एस्टिमेटिंग के बारे में कि एस्टिमेशन क्या होता है, या फिर बोल दीजिए एस्टिमेटिंग क्या होती है, कोस्ट क्या होता है, या फिर कोस्टिंग अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम कोस्ट पढ़ रहे थे, कोस्टिंग क्या होती है, कोस्टिंग अकाउंटिंग क्या होती है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो हमारी एस्टिमेटिंग है, एस्टिमेटिंग के पर्पस क्या होते हैं, कि हम किस पर्पस से एस्टिमेटिंग करते हैं, उसके उद्देश्य एम क्या है, या फिर फंक्शन की बात की थी। हमने बात की थी प्रोसीजर के बारे में कि जो हम एस्टिमेशन करते हैं, हमने मान लीजिए जैसे आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करना है तो बिफोर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में पूरा एस्टिमेट लगाना कि इसके ऊपर टोटल हम इतना खर्च कर सकते हैं, लगभग इतने आसपास हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं, वो था एस्टिमेशन। उसके बाद हमने प्रोसीजर के अंदर बात की थी कि किस तरह से हम एस्टिमेशन का प्रोसीजर तैयार करते हैं, एस्टिमेट लगाना है तो वो हम कौन से स्टेप से शुरू करते हैं और कहां तक खत्म करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या बात की कि कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमारा टोटल हम उसके ऊपर जितना भी खर्च कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना, उसको हम क्या बोल देते थे, कोस्ट अकाउंटिंग। जिसके अंदर हमने पर्पस की बात की थी कि कोस्ट अकाउंटिंग के क्या पर्पस है। लास्ट पे हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन के बारे में। किसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कोस्ट एस्टिमेटर होता है। कोस्ट एस्टिमेटर कौन होता है, मान लीजिए जैसे जो हमारी एस्टिमेशन कर रहा है कि द पर्सन हु प्रिपेयर द शीट या फिर हु डाटा एस्टिमेट, मतलब जो एस्टिमेशन का जो डाटा तैयार कर रहा है सारा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोस्ट एस्टिमेटर। यानी कि जो पूरे कोस्ट को एस्टिमेट कर रहा है वो हमारा होता है कोस्ट एस्टिमेटर। उसके बाद हमने उसकी के अंदर बात की थी उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि एक अच्छे कोस्ट एस्टिमेटर के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको बताया था काफी तरह की उसके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कोस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर जो डायमेंशनिंग है, ड्राइंग है, उसको समझने की नॉलेज होनी चाहिए, जो मार्केट में मार्केट पॉलिसीज चल रही हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, मशीनरी की नॉलेज होनी चाहिए, इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। लास्ट जो हमने लेक्चर किए हैं उन लेक्चर में हम एस्टिमेटिंग और कोस्टिंग इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि एस्टिमेटिंग और जो हमारी कोस्टिंग है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, कोस्टिंग और एस्टिमेटिंग के बीच में जब डिफरेंस की बात करेंगे तो एक साइड पे हम क्या लिख लेंगे, एस्टिमेटिंग, और एक साइड हमारा क्या रहेगा, कोस्टिंग। ठीक है, एक साइड पे हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेशन या फिर एस्टिमेटिंग, दूसरी साइड पे कोस्टिंग या फिर बोल सकते हो कोस्ट अकाउंटिंग। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो एस्टिमेटिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सेम वही जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि एस्टिमेशन क्या होता है या फिर एस्टिमेटिंग क्या होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, एस्टिमेटिंग टू फाइंड द कोस्ट, कि जो भी हमारा इनिशियल कोस्ट है या फिर फाइनल जो भी हमारा टोटल कोस्ट आएगा उस कोस्ट को फाइंड करने की जो आर्ट कहलाती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एस्टिमेटिंग। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस, क्या लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द probable cost of, ठीक है, कौन सा कोस्ट, जो प्रोडक्ट का है, probable cost of the product before start of manufacturing, before start of मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो स्टार्ट होने से पहले हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के कोस्ट के बारे में कैलकुलेट करना, प्रोबेबल कोस्ट यानी कि संभावित कोस्ट है जो, उसके बारे में कैलकुलेट करना, वो क्या कहलाती थी, एस्टिमेटिंग। इसी तरह जब हम बात करते थे कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि ए सिस्टम विच रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ द डिटरमाइन द कोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी हमने कोस्ट, जितना भी कोस्ट अप्लाई किया है, चाहे वो ओवरहेड कोस्ट है या फिर डायरेक्ट कोस्ट है, इनडायरेक्ट कोस्ट है, उन सब कोस्ट को क्या करना, रिकॉर्ड करना, वो हमारा क्या कहलाता था, वो कहलाता था कोस्ट अकाउंटिंग।
तो कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए सिस्टम विच रिकॉर्ड, इट इज ए सिस्टम विच रिकॉर्ड all the expenditure all the expenditure जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, to determine the cost, to determine the cost of manufactured प्रोडक्ट, कि जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी कोस्ट है संभावित, जो भी हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कोस्ट है, डायरेक्ट कोस्ट है, इनडायरेक्ट कोस्ट है, उनका रिकॉर्ड तैयार करना, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोस्ट अकाउंटिंग। तो पहला डिफरेंस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इसके अंदर जस्ट हम एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि एक अंदाजा लगा देते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सिंपल हमने एक अंदाजा लगा लिया कि इसको अगर बनाना है तो इसको बनाने के लिए संभावित इतना हमारा खर्चा आ सकता है, लेकिन इसके अंदर हम प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड करेंगे कि इसका जो मान लीजिए जो कैप है तो इसको बनाने के लिए, जो रिफिल है उसको बनाने के लिए, जो बाहर का सांचा है इसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, जब भी हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग की, तो एस्टिमेशन के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी हमारा वर्कर है या फिर कोस्ट एस्टिमेटर है जो एस्टिमेट लगा रहा है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जब हम बात करेंगे कोस्टिंग की, कोस्ट अकाउंटिंग की, तो इसके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ अकाउंटिंग की नॉलेज होना भी जरूरी है। तो बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, जब हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग के अंदर, तो इट रिक्वायर्स हाई टेक्निकल नॉलेज, it require high technical knowledge, ठीक है कि हाई टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करेंगे कोस्टिंग की, तो कोस्टिंग के अंदर क्या होना चाहिए, इसके पास नॉलेज होनी चाहिए, किसकी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किसकी होनी चाहिए, अकाउंटिंग की। इट requires high knowledge of अकाउंट्स, ठीक है, किसकी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में आगे हम बात करते हैं, अगर बात करें तो टेक्निकल वर्क, ये इसके अंदर हम लिख सकते हैं जब एस्टिमेशन के करेंगे कि ये एक तरह से टेक्निकल वर्क है, कि इट इज ए टेक्निकल वर्क इंस्टेड ऑफ क्लैरिकल वर्क, यानी कि क्लैरिकल वर्क की तुलना में, क्योंकि हमने कोई डाटा तैयार नहीं करना, हमने सिर्फ टेक्निकल वे से, मान लीजिए हमने कोई टेक्निकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमने सिंपल टेक्निकल वे से एक अंदाजा लगाना है कि हम इतने पैसा इस पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब हम, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लैरिकल वर्क नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, टेक्निकल वर्क। लेकिन जब हम कोस्टिंग के अंदर करेंगे तो इसके अंदर सारा डाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, तो इसलिए ये वर्क टेक्निकल के साथ साथ कौन सा हो जाता है, टेक्निकल से ज्यादा क्लैरिकल वर्क ज्यादा होता है, ठीक है, टेक्निकल से वर्क ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं, क्लैरिकल वर्क। ये तो हमने बात की 3 पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन के अंदर और क्या लिख सकते हैं कि जो भी वर्कर है, ठीक है, इसके अंदर जो हमने एस्टिमेशन है, जब हम एस्टिमेशन करेंगे तो उसी दौरान हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो हम प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे या फिर जिसको मैन्युफैक्चर करेंगे वो इकोनॉमिकल वे से हमें मैन्युफैक्चर करना ठीक रहेगा या फिर हम उसको परचेज करें। क्योंकि जब हम एस्टिमेशन लगाएंगे, मान लीजिए यही चीज को हम बना रहे हैं, इस चीज को बनाना चाहते हैं, तो उसी दौरान हम क्या करेंगे, एक चीज से विचार करेंगे, हम क्या सोचेंगे कि अगर हम इस चीज को बनाना चाहते हैं, इसके पार्ट्स जो हमने बनाने हैं वो अगर कंपनी में मैन्युफैक्चर, मतलब जहां पे हम बना रहे हैं उसी के अंदर मैन्युफैक्चर करें या फिर उसको बाहर से परचेज करें, क्योंकि हमें जिस तरह से वो सस्ता पड़ेगा, कॉस्टली होगा, हम वही तरीका अपनाएंगे, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग के अंदर क्या हम डिसाइड करते हैं, टारगेट डिसाइड कर देते हैं कि कितने टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि इतना टाइम हुआ,
लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टाइम डिसाइड कर देंगे कि हर पार्ट को, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं, तो इस पार्ट्स को बनाने के लिए कितना टाइम, एक पार्ट्स को बनाने के लिए चाहिए, कितना मशीन एक टाइम लेगी, दूसरी मशीन कितना टाइम लेगी, और उसको पार्ट बनाने के लिए कितने टाइम की जरूरत हो, यानी कि टाइम टारगेट सेट कर देते हैं हम कोस्टिंग के अंदर। और हम क्या बात कर सकते हैं, अगर हमने एस्टिमेशन लगा दिया स्टार्टिंग से ही कि इस पे मैन्युफैक्चरिंग पे इतना कॉस्ट आ जाएगा, पैकिंग पे इतना कॉस्ट आ जाएगा, सारा कॉस्ट हमने इंक्लूड कर दिया, तो उसके बाद जो मार्केट प्राइस है कि हमने इसको जब मार्केट में बेचना है तो वो प्राइस डिसाइड करने में मदद करती है एस्टिमेशन। क्योंकि अगर हमें एस्टिमेशन का पहले से ही अंदाजा है कि हमारा प्रोडक्ट इतने के आसपास हम बेच रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको हम जब बेचेंगे तो उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं एस्टिमेशन के अंदर। कोस्टिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक बजट प्रिपरेशन तैयार करनी पड़ती है कि हमारा इतना बजट होना चाहिए फ्यूचर एस्टिमेट करने के लिए। तो देखिए, ठीक है, हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, बाकी पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूं कि कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। कोस्टिंग के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, हमारा कंपैरिजन, यानी कि इन दोनों के बीच में हमने तुलना करनी है। इन दोनों के बारे में अलग से हम पहले बात कर चुके हैं, जो हमारे पिछले लेक्चर थे उन लेक्चरों में हम बात कर चुके हैं एस्टिमेशन के बारे में पूरी तरह से, एस्टिमेटिंग क्या होती है, पर्पस क्या होते हैं, एम क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं। इसी तरह हम कोस्टिंग के बारे में भी बात कर चुके हैं कि कोस्टिंग क्या होती है, इसके पर्पस क्या होते हैं, इसलिए हम कोस्टिंग करते हैं। इसके अलावा जो कोस्ट एस्टिमेटर होता है वो क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में। अब हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, कि जो हमारा कंपैरिजन यानी कि तुलना किन दोनों के बीच में, एस्टिमेट और कोस्टिंग के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर सेम हमारी जो डेफिनेशन हमने की है वही आ जाएगी कि कोस्ट एस्टिमेटिंग क्या होती है, कि इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रोबेबल कोस्ट को कैलकुलेट करते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जिस प्रोडक्ट को हम बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके ऊपर जितना भी कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को कैलकुलेट करना, संभावित कॉस्ट को, वो हमारा कहलाता है एस्टिमेटिंग। और जब हम बात करेंगे कॉस्टिंग की, तो वो एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द डाटा ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, यानी कि जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे उस दौरान उस पर जो भी हम कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट, चाहे वो डायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट वे से, वो सारे को रिकॉर्ड करना। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने क्या बात कर ली कि जब हम एस्टिमेटिंग करेंगे, जहां एस्टिमेशन लगाएंगे, तो उस दौरान हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। एस्टिमेटिंग करने के लिए टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। और जब हम बात करेंगे कोस्टिंग की, तो कोस्टिंग में अकाउंटिंग की नॉलेज, अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, तो जो हमारी एस्टिमेशन होगी, एस्टिमेशन एक तरह से टेक्निकल वर्क है, टेक्निकल वर्क है। लेकिन जब हम कोस्टिंग की बात करेंगे तो कोस्टिंग वर्क टेक्निकल से ज्यादा क्लरिकल वर्क में ज्यादा आ जाता है। अगर हम बात अकाउंट की वर्क की बात करेंगे तो ये एक तरह से टेक्निकल वर्क है, कोस्टिंग एक तरह से अकाउंटिंग वर्क आ जाता है, यानी कि क्लरिकल वर्क आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिख दिया कि इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि जो भी हमने डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं वो हम मैन्युफैक्चर करें या फिर उसको मार्केट से परचेज करें। यानी कि इकोनॉमिकल वे से हम देखेंगे कि जिस तरह से हमें कॉस्टली पड़े, जिस तरह से हमें अच्छी यानी कि सस्ते पड़ेंगे, उसी वे से हम देखेंगे कि हमें इसको खरीदना चाहिए, इसके पार्ट्स को, या फिर मार्केट से खरीदना चाहिए, या फिर खुद बनाने चाहिए, मैन्युफैक्चर करने चाहिए। और टाइम रिक्वायर्ड कोस्टिंग के अंदर भी क्या होता है, कोस्टिंग के अंदर हमें फैसिलिटी होती है डिसाइडिंग आउटपुट टारगेट, क्योंकि हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं आउटपुट टारगेट। पहले से हम डिसाइड, जब क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डाटा तैयार कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट का जो पार्ट्स है उसको बनाने के लिए इतना टाइम मशीन को रिक्वायर है, इतना टाइम वो खुद लेगी पार्ट को बनाने के लिए, तो टाइम टारगेट सेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जब हम एस्टिमेशन के अंदर बात करेंगे, एस्टिमेटिंग के अंदर बात करेंगे, तो एस्टिमेशन की वजह से हमें एक सेटिंग अप प्राइस के बारे में पता लगता है कि जो हम सेलिंग प्राइस है, हम किस प्राइस में इसको बेच सकते हैं। ठीक है, बेच सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम अलग से बजट प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि कितना बजट हमें रिक्वायर होगा, मार्केट के लिए कितना बजट होगा। तो ये सारा रिकॉर्ड से रिलेटेड आ जाएगा, जिसमें सिर्फ एस्टिमेशन लगाएंगे अंदाजे के हिसाब से कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कि एस्टिमेशन में क्या डिफरेंस होता है और कोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये तो हमने बात की कंपैरिजन के बारे में, कि कंपैरिजन ऑफ कोस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपल, आपको पहले भी बता चुके हैं कि एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, या फिर एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, या अकाउंटिंग बोल दीजिए, ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके पूरे
इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर या फिर बात कर लीजिए जो भी आपका पूरा ये सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, इसके अंदर क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस व्हिच बिगिंस विद सप्लाई मटेरियल, लेबर एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन, यानी कि जहां से प्रोडक्ट को हमने शुरू किया है, शुरू से लेके लास्ट तक उसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस आए, जितनी भी प्रोसेस आई, जितना हमने मटेरियल यूज कर लिया, जितना हमने लेबर पे यूज किया, ओवरहेड चार्ज जो हमारे रहेंगे वो सारा, ओवरहेड चार्ज को सॉरी छोड़कर बाकी जो सारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमने कंपनी के अंदर जब इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, मतलब शुरू करने से पहले, खत्म करने तक हमने इसके अंदर जितना भी कॉस्ट अप्लाई किया वो रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने टोटल उस पे ऊपर कितना कॉस्ट यूज किया, चाहे उसके अंदर हमारा मटेरियल का कॉस्ट आ जाए क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मटेरियल की भी जरूरत होगी, चाहे इसके अंदर लेबर कॉस्ट आ जाए क्योंकि प्रोडक्ट हमने बनाना है, प्रोडक्ट के लिए हमने मटेरियल भी ले लिया, इक्विपमेंट भी ले लिए, लेकिन उनको बनाएगा कौन, बनाएगा तो वर्कर, इसलिए वर्कर को लेबर भी देनी पड़ेगी, यानी कि उसकी जो वेजेस होगी, सैलरीज होगी वो प्रोवाइड करवाने पड़ेगा, तो वो भी कॉस्ट किसके अंदर आ जाएगा, वो कॉस्ट आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट कहलाएगा। इसके अलावा जो अलग से सर्विस वगैरह दे रहे हैं, जो प्राइमरी पैकिंग हो रही है, क्योंकि एक होती है प्राइमरी पैकिंग, उसके बाद हम करते हैं फाइनल पैकिंग। एक तो हमने सिंपली प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद प्राइमरी पैकिंग की और उसको हमने अपने स्टोर के अंदर स्टोर कर दिया, लेकिन उसके बाद जब हम इसको मार्केट में बेचेंगे तो अलग से इनकी फाइनल पैकिंग करके हम इसको मार्केट में उतारेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट मींस कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, कि क्या होता है, इट मींस, ये क्या है, इट मींस कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस, cost of sequence of operations, cost of sequence of operations which begins, जो कि शुरू हो जाते हैं, which begins with supplying, supply करने से, with supplying from raw material, supplying materials, material यानी कि raw material बोल सकते हो, materials, comma, labor और services, ठीक है, कोमा मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, सर्विस हो गया, एंड प्राइमरी पैकिंग, और जो हमारी क्या रहेगी, प्राइमरी पैकिंग ऑफ द मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग ऑफ द मटेरियल, ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो फाइनल क्या रहेगी, हमारी पैकिंग रहेगी, प्राइमरी पैकिंग रहेगी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यही आपको बताया है और यही यहाँ पे लिखा है, क्या है, इट मींस कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है, एक तरह से वो कॉस्ट जो हमारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उस ऑपरेशंस के ऊपर जो हम कॉस्ट अप्लाई कर, यानी कि जो कॉस्ट लग रहा है, कहां से, विच बिगिंस विद सप्लाई, जो कहां से शुरू हो जाता है, सप्लाई से। मान लीजिए हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सप्लाई करना है, तो हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल सप्लाई किया, उसके बाद वो मशीनरी पे जाएगा, मशीनरी के बाद वो लेबर होगी, लेबर उसको आगे काम करेगी, फिर सर्विस के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस, मानी फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, सेकंड ऑपरेशन हो गया, थर्ड ऑपरेशन हो गया, और लास्ट में यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, प्राइमरी पैकिंग करके हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ये सारा एक सीक्वेंस चल रहा है ऑपरेशंस का। इन ऑपरेशंस के सीक्वेंस के अंदर हम जो भी कॉस्ट कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट लगा रहे हैं, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर,
इट मीन्स यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस which begins with supplying materials, labor or service and primary packing of the product। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि जितने भी हमारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं जिनके अंदर सप्लाई से स्टार्ट होकर सप्लाई करना, उसके बाद सप्लाई किसकी करना, मटेरियल की सप्लाई करना, लेबर की सप्लाई करना, लेबर का जो काम हो रहा है उसके बाद लेबर के काम के बाद क्या हो गया, उसकी सर्विसेज होगी या फिर प्राइमरी पैकिंग होगी। प्राइमरी पैकिंग किसकी, जो हमने प्रोडक्ट तैयार कर दिया यानी कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने यहाँ से शुरू की थी, वो उसकी पैकिंग करने तक का जो सारा कॉस्ट रहेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, वो रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एक टॉपिक हमारा रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब सेल करना, प्रोडक्ट यानी कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जब हम उसको सेल करेंगे तो उस दौरान हमने उसको किस तरह से प्राइस डिसाइड करना है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि जो हमने सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है प्रोडक्ट का, कि हमने प्रोडक्ट जो बनाया है, जिसको मैन्युफैक्चर किया, जिसका सारा हमने एस्टिमेशन कर लिया, कॉस्टिंग कर ली, उसको जब हमने मार्केट में उतारना है तो हमने उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है, समिंग ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि सम करना किसका, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट रहेगा ऑफ द प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, जब हम इन दोनों को सम कर देंगे यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कि हमने यही प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट का जो हमारा टोटल कॉस्ट आया है वो हमारे पास आया है 6 रुपीज, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मान लीजिए यही मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए जो हमारा कॉस्ट आया है वो आ रहा है, टोटल कॉस्ट आया 6 रुपए, 6 रुपीज, प्लस हम कह रहे हैं कि हमें 2 रुपए उस पर क्या हो, प्रॉफिट हो जाएगा। हमें क्या कह रहे हैं, 2 रुपए, या फिर मान लीजिए हम बोल रहे हैं 4 रुपीज हमें क्या हो, उसके ऊपर प्रॉफिट हो जाए, तो टोटल कितना हो गया 10। तो ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा हम क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। ये तो हमारा टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट पे बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए टोटल कॉस्ट। उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट है, हम सोच रहे हैं कि हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, मिलने के बाद जो टोटल ये आ जाएगा कॉस्ट, ये हमारा कौन सा रहेगा, सेलिंग प्राइस, कि हमने जो प्रोडक्ट है उसको हमने कितने में सेल करना है, उसको सेल करना है 10 रुपीज के अंदर। सेल किस में करना है, 10 रुपीज के अंदर। तो अब हम लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, इट इज obtained by summing, it is obtained by summing, summing मतलब यहां पे है सम करना, summing the total cost, summing the total cost of product and profit, and क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, कि टोटल कॉस्ट किसका, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका टोटल कॉस्ट, और साथ में जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उन दोनों को जब हम सम कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखा है वो रहेगा ये। तो ठीक है, समिंग यानी कि सम करना, किसका सम करना, टोटल कॉस्ट का, और प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट किसका, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, और साथ में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, साथ में क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट है। तो इन दोनों से मिला के हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोल देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में देखिए हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले कंपैरिजन के बारे में बात की। किसके कंपैरिजन के बारे में, जो हमारा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग रहेगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उन दोनों के कंपैरिजन की बात की। कंपैरिजन की बात करने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर जो भी आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है,
कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कि जो प्रोडक्शन के अंदर टोटल कॉस्ट आती है उसके बारे में बात की। फिर हमने बात की सेलिंग प्राइस के बारे में, कि जो हम प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर कर दिया तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम कितने रुपए में सेल करना चाहते हैं वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो वो आपको पता है कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल हमने कितना कॉस्ट लगाया प्लस प्रॉफिट, कि हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेल प्राइस को निकाल सकते हैं जिस प्राइस में हम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, और जो हमारे जॉब एस्टिमेट के कंस्टिट्यूट है उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।